नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी गदगद है और बिना समय गवाए बीजेपी अब बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अब एक मेगा प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है, जहां पर बंगाल में करीब 5 महीने तक 6 अलग अलग प्रदेशों के संगठन मंत्री और कई वरिष्ठ मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है, जो लगातार बंगाल में रहेंगे, बंगाल की जनता के बीच रहेंगे और चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति बीजेपी की तैयार हो चुकी है। अब इसके पीछे क्या प्लान है और इसके साथ ही बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी की रणनीति को बीजेपी भेज पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव जी जुड़े हुए हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज में। धन्यवाद। जयराम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई बिहार जीत के लिए। धन्यवाद और बधाई तो मैं बिहार को देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने निरंतर विकास करने वाली सरकार को चुना है और बिहार की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे, ये वादा करते हैं। जयराम जी, लेकिन अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है और हर कोई जानता है कि बीजेपी बूथ लेवल पर काम करती है और शुरुआत से ही बीजेपी अपनी रणनीति शुरू कर देती है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बिहार तो बड़ी ही आसानी से बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन बंगाल जीतना बीजेपी के लिए दाल भात बराबर नहीं है। देखिए, ममता दीदी को तो अंदाजा इसी से लग जाना चाहिए। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जीत के समारोह के दौरान दिल्ली के मंच से कहा कि गंगा जो है वो बिहार होकर के अब गंगा सागर यानी बंगाल तक जाने वाली है। तो गंगा में ये जो पानी बह रहा है ना, वो बंगाल जरूर जाएगा। प्रकृति के प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया है। ममता दीदी का अहंकार चरम पर था है और अब वो घड़ा फूटने जा रहा है। देखिए, बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती आम तौर पर आप देखेंगे ना, तो राज्यों में जो चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं, तो वहां पर अपने मुद्दे घर घर पहुंचाने का लड़ाई है, संघर्ष है। हम अपने बात को कितने अच्छे प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन बंगाल में एक और संघर्ष है कि हम अपने मतदाताओं को बूथ तक कैसे पहुंचाएं। ये जो इनका जो भय है और इनका जो पूरा तंत्र काम करता है, जो टोला टैक्स वाली टोली है, वो किस प्रकार से काम करती है, ये सब लोग जानते हैं। तो बंगाल में भाजपा समर्थकों के वोट को रोक देना, वोट देने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना, महिलाओं के साथ किस प्रकार घृणित व्यवहार करते हैं, आगजनी करते हैं, ये पोस्ट पोल वायलेंस की कहानी आज पूरा देश और दुनिया देख चुका है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। हम अपनी आवाज भी घर घर लेकर जाएंगे और संदेश खाली से लेकर के महिलाओं का वो संदेश भी घर घर पहुंचाएंगे। और एक बड़ा फैक्टर महिला रहने वाली है वहां के भी चुनाव में। जी जयराम जी, आपने कहा कि तमाम संदेश खाली से लेकर महिलाओं का मुद्दा आप घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बाहरी नेताओं का डिप्लॉयमेंट बंगाल में, क्या ये बीजेपी के लिए ज्यादा आसान रहेगा या फिर जो स्थानीय नेता है उन्हें आप लोगों के बीच में जाने देंगे, वो जनता के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ये बाहरी और भीतरी का जो नैरेटिव है, ये ममता बनर्जी या तमाम ऐसे क्षेत्रवादी दल जो भारत को खंड खंड देखना चाहते हैं, वो ये नैरेटिव चलाते हैं। और जो भी लोग बाहर से, अन्य राज्यों से दूसरे राज्य में जाकर के चुनाव के मैनेजमेंट में सहयोग करते हैं, नेतृत्व तो स्थानीय नेता का ही होता है, वही लोग जाएंगे। बाहर वाले को थोड़ी पता है कि कहाँ क्या करना है। एक मॉनिटरिंग होती है, एक देख रेख होती है, बस इतना ही काम है, सहयोग करना है। और ये एक जगह नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब काम करती है तो वो अन्य राज्यों के भी कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजती है। ये एक प्रकार से राष्ट्रीय समरसता को भी बढ़ाने वाला है, एक तरह से एक दूसरे के जीवन शैली को भी जानने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार के नैरेटिव में, बाहरी भीतरी के नैरेटिव में बिल्कुल इस बार बंगाल नहीं फंसेगा। जैसे बिहार में भी ये सब मुद्दा चलाया गया कि बिहार को कब्जा करने के लिए बाहर के लोग आ गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, अब जिनका राष्ट्रीय आधार ही नहीं है, उनको दूसरे राज्यों में कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे? आज कांग्रेस पार्टी भी अगर किसी अन्य राज्य में प्रभारी बनाती है, अब बिहार का कांग्रेस ने प्रभारी बनाया साउथ के आदमी को, तो इसको क्या कहेंगे?
ये नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। हर जगह ये सब चीजें चलती हैं। हमारे जो भी बाहर के कार्यकर्ता नेता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वो केवल स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए लेकिन जाते हैं। जयराम जी, आप यहाँ पर मॉनिटरिंग बिहार करने के चुनाव लिए का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने साउथ के लोगों को भी डिप्लॉय किया था, साउथ के नेताओं को भी डिप्लॉय किया था, तो अंजाम तो कांग्रेस को भी देखने को मिला ना। नहीं, वहीं पर हमारे भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम राज्यों के हमारे कार्यकर्ता डिप्लॉय हुए थे, वो आए थे, तो परिणाम हमने बहुत अच्छा देखा। ये प्रोडक्ट कैसा है, आप जो बेच रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट के प्रति भरोसा क्या है। कांग्रेस पार्टी अपने एक फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करना चाहती है। कांग्रेस की दुखती रग वहां पर है। एक बार राहुल गांधी को तो बदल करके देखे, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन एक परिवार के बाहर वो नेतृत्व को हटा नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी भी वही कर रही है। ममता बनर्जी को अपने भतीजे के बाहर कोई दूसरा नेता मिलेगा नहीं, किसी और को प्रोजेक्ट करना नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। टोला टैक्स के जरिए गांव-गांव में कुछ गुंडों को खड़ा कर रखा है, जो लोगों को डराते धमकाते हैं। वोटिंग के बाद भी पोस्ट पोल वायलेंस करवाते हैं। और किस प्रकार वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है, कितने घोटाले हुए और किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये अनेक मामलों में लोगों ने देखा है। चाहे संदेश खाली हो या फिर कोलकाता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार की घृणित दुष्कर्म की घटना हुई, उस सब में भी सरकार की भूमिका क्या है वो तो स्पष्ट है ना। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक आक्रोश है वो छिपा हुआ नहीं है। जो वोटर हैं, जो मतदाता बदलाव चाहते हैं, उन तक भाजपा एक मजबूती के साथ अपनी आवाज भी पहुंचा रही है। और परिवर्तन के विकल्प के रूप में भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में अपने आप को खड़ा किया है। जयराम जी, लेकिन अगर 2021 के चुनाव की बात की जाए तो ठीक इसी तरीके से तमाम दिग्गज नेता बंगाल के मैदान में उतरे हुए थे। अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम बड़े नेता उतरे हुए थे, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा ये रहा कि बीजेपी केवल 77 सीटों में सिमट कर रह गई। कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो बाहरी और बांग्ला अस्तित्व के का एक नैरेटिव जो है 2021 में सेट किया गया, तो जाहिर सी बात है इस बार भी सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या बाहरी लोगों का आप बंगाल में फिलहाल शुरुआत से ही डिप्लॉय कर देना, क्या फिर से वो नैरेटिव बंगाल में सेट नहीं होगा? वो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बिल्कुल ही बेकार की नैरेटिव है। और आपने 2021 का जिक्र किया तो एक चीज तो देखना पड़ेगा ना कि अभी जैसे 2026 के चुनाव के लिए आप 21 के आंकड़ों पे जा रहे हैं, तो 21 के पहले उसके पहले क्या आंकड़ा था, भाजपा को कितनी सीटें थी और 21 में हम कहां तक पहुंचे। 3 से 73 का यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 7-8% से वोट प्रतिशत से बढ़कर के 30+ पे जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ हमने अपनी रणनीति बनाई थी, जो मेहनत हमने किया था, उसका परिणाम संपूर्णता में नहीं मिल पाया था, लेकिन हम लगभग कामयाबी की ओर बढ़ चले। 3 से 73 जाना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। और एक ऐसे राज्य में जहां पर कि लंबे समय से केवल संगठनात्मक रूप से हम सक्रिय थे, लेकिन वहां पर जनाधार उस प्रकार का नहीं था। तो आज 73 से अब आगे की यात्रा कितनी आसान है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता हो या ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ गुस्सा हो, वो सब बढ़ता जा रहा है और उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। तो ममता दीदी से लोग छुटकारा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और उस बदलाव का चेहरा भाजपा बनेगी। और भाजपा के पास जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो स्थानीय लोग ही हैं। मोदी जी का चेहरा तो हर जगह है और देश में इस सवाल उठा रहे जयराम जी कि स्थानीय नेतृत्व बीजेपी के पास है ही नहीं, या फिर बंगाल के स्थानीय नेतृत्व पर बीजेपी को भरोसा ही नहीं है और इसी वजह से बाहरी राज्यों से लोगों को, मंत्रियों को भेजा जा रहा है। जी, मैं आपको आपके माध्यम से एक बार फिर से टीएमसी को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा स्थानीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि नंदीग्राम हारना पड़ गया ना, खुद ममता बनर्जी सीएम कैंडिडेट होके हार गई और फिर पिछले दरवाजे से उनको जोड़ तोड़ करके कैसे सदन जाना पड़ा, ये सब ने देखा है। तो हमारा नेतृत्व तो आज भी प्रदेश में शुभेंदु अधिकारी भारी है ना ममता बनर्जी पे। शुभेंदु जी ने हराया उनको चुनाव, ममता जी ने नहीं हराया उनको चुनाव। तो ये सब बातें क्यों भूल जाते हैं? इतना मजबूत चेहरा है बंगाल में, हमारे पास नेताओं की लाइन है, एक पूरी फौज है
और जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बंगाल में भी हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार की संकीर्ण सोच को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और इसको जनता भी खारिज करती है। इस देश में बाहरी भीतरी कुछ नहीं है। जो बाहरी है उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके यहाँ बसाने का बखूबी काम करते हैं, उनको वोटर बनाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते हैं, ताकि ममता बनर्जी का वोट बैंक बना रहे और अपने देश के लोगों को बाहरी बता रही है। तो ये तो नहीं चलेगा। दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी को, दिक्कत होगी। जो फर्जी लोग हैं, आप जब कागज मांगे जाएंगे, जब आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो उन लोगों को दिक्कत होगी। अच्छा, अगर सब कुछ सही है तो अब मीडिया रिपोर्ट्स में ही हम पढ़ रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ। क्यों भाग रहे हैं? अगर वो यहीं के थे, उनके परिवार के लोग 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी यहीं रहने वाले थे, तो क्यों भाग रहे हैं? ममता बनर्जी बंगाल में बेनकाब हो रही है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार घुसपैठियों को वोट बैंक बना करके उन्होंने भारत में ये इस प्रकार से एक ऐसा राज्य गढ़ दिया जो वोट बैंक, घुसपैठियों के वोट बैंक पर सत्ता लाता है। अब वो नहीं चलेगा। बाहरियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे। जब ममता बनर्जी कहेंगे ना बाहरी, तो बंगाल की जनता समझेगी ये घुसपैठियों को भगाने के लिए कह रही है। और बंगाल की जनता इस बार तैयार है, घुसपैठियों को भगाएंगे। टीएमसी लोगों में नैरेटिव सेट कर रही है जयराम जी कि आप एक तरफ बीजेपी एसआईआर का मुद्दा उठा रही है और इसके साथ ही लागू किया भी जा रहा है एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, बाहरियों पर अब बीजेपी बड़े बड़े बयान दे रही है और वहीं बाहरी नेता डिप्लॉय कर रहे हैं बंगाल में। अरे बार बार एक ही बात का कोई अर्थ नहीं है भाई। आप इस देश के व्यक्ति को बाहरी कर रही हैं और घुसपैठियों को अपना दामाद बता रही हैं। तो इस प्रकार की राजनीति ममता दीदी कब तक करेंगी? ऐसा मत करिए। इस देश के सभी लोग भाई है। ये वही बंगाल की भूमि है जहां पर वंदे मातरम गाया गया, भारत को मां बताया गया। और आज जिन्हें वंदे मातरम गाने से परहेज है, जो घुसपैठी हैं, जो बाहरी हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनके साथ दामादी खातिर वाला व्यवहार ममता की सरकार कर रही है। ये ममता की सरकार बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के बंगाल और भारत को कुचलने वाली सरकार है। और इस सरकार को इस बार बंगाल की जनता कुचल देगी। इसको बंगाल की खाड़ी में फेंक कर आएंगे। ये सब नहीं चलेगा नैरेटिव। आखिरी सवाल जयराम जी, बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को भेजने के लिए कितनी तैयार है? देखिए, भाजपा ने अपनी मेहनत से, अपने कार्यकर्ताओं के खून और पसीने के दम पर हर बार चुनाव के उपरांत की गई भारी हिंसा और आगजनी को झेलते हुए आज भी विचारधारा के लिए, देश के लिए हमको बंगाल को बचाना है, बंगाल के गरीबों को मुक्ति दिलाना है, बंगाल की महिलाओं को मुक्ति दिलाना है, बंगाल के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, नौकरी से जोड़ना है। ये सारे उद्देश्यों को लेकर के हम लोग एक एक बंगाल के मतदाता तक अगले 4-5 महीनों में पहुंचेंगे और बिहार की तरह ही एक बम्पर जीत हम लोग हासिल करेंगे। क्योंकि जिस भाजपा ने 3 से 73 का सफर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीतिक कौशलता के कारण हासिल किया, अब वहां से आगे का सफर बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ जुट गए हैं। हर बूथ जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे। ठीक है जयराम जी, आपका एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ आप बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बीजेपी की तैयारी पूरी है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को भेजने में कितनी कामयाब रहती है और जनता का समर्थन इस बार बंगाल में किससे जाता है। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।